नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में, जो संबंधित है आपकी सूर्यवंश से। सूर्यवंश अर्थात शेरशाह सूरी से। इससे पहले हम लोगों ने मुगल वंश की 2 क्लासें, पहली क्लास में बाबर और उसके बाद हुमायूं को पढ़ा था। उन क्लासों को अभी तक आप लोगों ने नहीं लिया है तो प्लेलिस्ट में जा करके उन सभी क्लासों को देख सकते हैं आप लोग, वो आपके लिए यूजफुल होंगी। और आज की क्लास का आपका टॉपिक है मुख्य रूप से सूर्यवंश, जो शासनकाल 1540 से 1500 ईस्वी तक लगभग 15 साल तक चला था। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक देखिए, पसंद आए, आपके लिए यूजफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास सूर्यवंश 1540 से 1555 ईस्वी। और सबसे पहले बात करते हैं इसके संस्थापक के बारे में कि इसके संस्थापक कौन थे। संस्थापक तो सूर्यवंश के संस्थापक शेरशाह सूरी थे। शेरशाह सूरी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शेरशाह के प्रारंभिक जीवन के बारे में। प्रारंभिक जीवन। प्रारंभिक जीवन की बात करें तो इनका जन्म 1472 ईस्वी में माना जाता है। 1472 ईस्वी इतिहासकार कानून गो के अनुसार। कुछ इतिहासकार इनका जन्म 1486 ईस्वी में मानते हैं। तो इनके जन्म के संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है। तो 1472 और 1486 के संबंध में मत है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इनका जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 1486 में हुआ था। अब बात करते हैं इनके पिता की। तो इनके पिता का नाम हसन खां था। हसन खां, जो सासाराम के एक जमींदार थे। सासाराम जो आपका बिहार में पड़ता है, सासाराम के जमींदार। अब इसके बाद बात करते हैं शेरशाह की उपाधियां एवं नामकरण के बारे में। नामकरण तो इनके बचपन का नाम फरीद खां था। फरीद खां। और इसके बाद इन्होंने शेर खां की उपाधि धारण की। शेर खां। आगे हजरत आला, हजरत आला और शेरशाह। तो बचपन के नाम के बारे में क्वेश्चन बनता है कि शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खां। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां। उसके बाद शेर खां की उपाधि दक्षिण बिहार के शासक थे। प्रारंभ में वो सूबेदार थे और बाद में इन्होंने अपना स्वतंत्र शासन घोषित कर लिया, जिनका नाम था बहार खां लोहानी। दक्षिण बिहार के शासक बहार खां लोहानी। बहार खां लोहानी ने फरीद को शेर खां की उपाधि दी थी। कहा जाता है कि शेर खां या फरीद ने एक शेर को अपने तलवार के एक ही वार से मार दिया था, जिससे प्रसन्न होकर बहार खां लोहानी ने इन्हें शेर खां की उपाधि दी थी। और इसके बाद हजरत आला की उपाधि की बात करें तो बहार खां की मृत्यु के बाद बहार खां की विधवा पत्नी से विवाह करके जब शेर खां दक्षिणी बिहार का वास्तविक शासक बना, तो दक्षिण बिहार के वास्तविक शासक बनने के क्रम में इसने हजरत आला की उपाधि धारण की। और इसके बाद शेरशाह की बात करें तो 1539 ईस्वी में लड़े गए हुमायूं और शेर खां के मध्य चौसा के युद्ध, 1539 चौसा के युद्ध
को जीतने के बाद इसने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। चौसा के युद्ध के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में विस्तार से बात किया था। तो इसके 4 प्रमुख नाम थे। बचपन का नाम फरीद खां, इसके बाद बिहार खां लोहानी ने शेर खां की उपाधि दी, उसके बाद हजरत आला की उपाधि दक्षिण बिहार का वास्तविक शासन बनने के उपलक्ष्य में धारण की, और लास्ट में शेर शाह चौसा का युद्ध जीतने के बाद इसने शेर शाह की उपाधि धारण की। अब बात करते हैं इसके प्रारंभिक संघर्ष की। तो प्रारंभ में जो इसका संघर्ष था यही कि ये दक्षिण बिहार का शासक बना। बहार खां लोहानी की मृत्यु के बाद इसकी विधवा पत्नी से विवाह करके, और इसके बाद 1530 ईस्वी में चुनार के शासक 1530 ईस्वी में जो चुनार के शासक थे, चुनार के शासक ताज खां की मृत्यु हो जाने के बाद उसकी विधवा पत्नी से विवाह किया। ताज खां की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी से विवाह करके ये चुनार का शासक है, चुनार को भी इसने अपने अधिकार में ले लिया। तो प्रारंभ में दक्षिण बिहार और चुनार का शासक बना ये, तो उनकी वहाँ के जो प्रारंभिक शासक थे उनकी विधवा पत्नियों से विवाह करके, अर्थात प्रारंभ में इसने जो अपना शासन स्थापित किया वो अपने विवाह के माध्यम से स्थापित किया। और इसके बाद जब 1539 में जो इसका मुख्य संघर्ष था, 1539 ईस्वी में ये चौसा का युद्ध हुमायूं के खिलाफ था, और इसमें ये विजयी हुआ था। चौसा का युद्ध जिसमें शेर खां विजयी हुआ और शेर शाह की उपाधि धारण की, और इसी युद्ध में हुमायूं अपनी जान बचा करके भिस्ती, जो इनका निजाम नाम का भिस्ती था, उसकी सहायता से जान बचा करके भागे थे, और आगे चल के शेर शाह ने उनका पीछा किया था। और 1540 ईस्वी में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ, जिसमें शेर शाह विजयी रहा और हुमायूं की बुरी तरह पराजय हुई और उसे भारत छोड़कर जाना पड़ा। तो इसी क्रम में 1540 ईस्वी को सूरवंश की स्थापना की इसने, और आगरा में अपना राज्याभिषेक करवाया। तो और आगरा में 1540 ईस्वी में राज्याभिषेक के बारे में भी पूछा जाता है। राज्याभिषेक तो 1540 ईस्वी आगरा में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया, क्योंकि हुमायूं भारत छोड़कर सिंध चला गया था, तो इसके लिए पूरा खुला मैदान था दिल्ली के सिंहासन पर बैठने का। तो ये इसके जीवन से जुड़े कुछ प्रारंभिक बिंदु और उसके बाद प्रारंभिक संघर्ष, जैसे इसका जन्म के बारे में मतभेद है, 1472 और 1486। इसके पिता तो हसन खां जो सासाराम के जमींदार थे। इसके बाद इसके नामकरण से क्वेश्चन बनता है कि शेर शाह के बचपन का नाम क्या था, फरीद खां, या फिर फरीद खां को शेर खां की उपाधि किसने दी, तो बहार खां लोहानी। और उसके बाद हजरत आला दक्षिण बिहार का शासक बनने के उपलक्ष्य में फिर शेर शाह सूरी 1539 में चौसा के युद्ध को विजय या विजित करने के उपलक्ष्य में, और 1530 में इसने चुनार के शासक ताज खां की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी के साथ विवाह करके चुनार पर अधिकार किया था। और इसके बाद राज्याभिषेक, जो इसका दिल्ली का जो मुख्य रूप से शासक बना, तो 1540 ईस्वी में इसने अपना राज्याभिषेक आगरा में करवाया। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके जीवन या शेर शाह सूरी द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों के बारे में, कि इसने अपने जीवन काल में कौन कौन से प्रमुख कार्य किए थे, जिनसे ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछा जाता है।
शेरशाह सूरी। प्रमुख कार्य, प्रमुख कार्य, प्रमुख कार्य के बारे में बात करें तो रोहतासगढ़ का किला, रोहतासगढ़ का किला, और इसके बाद किलाए कोहना, किलाए कोहना, किलाए कोहना जो एक मस्जिद है का निर्माण दिल्ली में करवाया। इसने निर्माण कार्य के तहत रोहतासगढ़ का किला और किलाए कोहना का निर्माण करवाया। किसने? शेरशाह सूरी ने। इसके बाद जीटी रोड, जिसे ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है, उसका पुनर्निर्माण, जीटी रोड, जीटी रोड का पुनर्निर्माण इसने करवाया था। और अगले कार्य की बात करें तो इसने भूमि मापन के लिए अपने शासन क्षेत्र में भूमि मापन के लिए 32 अंक वाला 32 अंक वाला सिकंदरी गज, 32 अंक वाला सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया। सन की डंडी। और कर की बात करें तो इसने अपने राज्य में कुल उपज का 1/3, कुल उपज का 1/3 कर के रूप में इसने वसूला। इसके बाद इसने चांदी और तांबे के प्रमुख सिक्कों का भी प्रचलन किया। तो 178 ग्रेन का चांदी का रुपया, चांदी के रुपए का प्रचलन किया, रुपए का प्रचलन। और इसके बाद 380 ग्रेन तांबा, 380 ग्रेन तांबा का दाम चलवाया, दाम चलवाया। तो ये दो प्रमुख सिक्के, 178 ग्रेन चांदी और 380 ग्रेन का तांबे का सिक्का चलवाया। इसके बाद इसने 1541 में, इस साइड देख लेते हैं, 1541 नाम से, पटना नाम से पुनः स्थापित किया। तो पाटलिपुत्र को पटना द्वारा नामकरण किया गया शेरशाह सूरी द्वारा 1541 में। इसके बाद इसके ही शासनकाल में भारत में डाक प्रथा का प्रचलन हुआ। सर्वप्रथम डाक प्रथा का प्रचलन, डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह सूरी द्वारा किया गया। इसके बाद एक पॉइंट और बनता है कि मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? मलिक मोहम्मद जायसी, तो मलिक मोहम्मद जायसी समकालीन थे, शेरशाह सूरी के समकालीन थे। मलिक मोहम्मद द्वारा रचित पुस्तक का नाम पद्मावत है। इसके बाद इसके प्रमुख उत्तराधिकारियों की बात करते हैं। प्रमुख कार्यों में जिनसे क्वेश्चन बनता है, जैसे रोहतासगढ़ का किला और उसके बाद किलाए कोहना का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। इसके बाद जीटी रोड की मरम्मत, जीटी रोड की मरम्मत करवाई थी शेरशाह सूरी ने। और इसके बाद भूमि मापन के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज और सन की डंडी। कुल उपज का 1/3 इसने कर के रूप में वसूला। और सिक्कों की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें तो 178 ग्रेन के चांदी के
रुपए का प्रचलन किया और 380 ग्रेन का तांबा का दाम चलवाया। और पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित करने वाला शासक शेरशाह सूरी ही था, जो 1541 में किया। इसके बाद डाक प्रथा का प्रचलन, भारत में डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह सूरी के शासनकाल में ही हुआ था। और मलिक मोहम्मद जायसी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कभी मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? तो शेरशाह सूरी के समकालीन थे कभी मलिक मोहम्मद जायसी। इसके बाद लास्ट में इसके उत्तराधिकारियों की बात करते हैं तो इस्लाम शाह उत्तराधिकारी की बात कर लेते हैं। उत्तराधिकारियों में जो इसका पुत्र था, पहला जो उत्तराधिकारी हुआ वो इस्लाम शाह था, और इसके बाद फिरोज शाह और आदिल शाह। फिरोज शाह और लास्ट में अंतिम शासक आदिल शाह। तो सूर्यवंश के ये प्रमुख उत्तराधिकारी थे, इस्लाम शाह, फिरोज शाह और आदिल शाह। तो सूर्यवंश से या शेरशाह सूरी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों या महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोगों ने इस क्लास में देखा। जो सूर्यवंश था या शेरशाह सूरी थे, इन्होंने पूर्ण रूप से लगभग बीच में मुगल वंश को समाप्त कर दिया था 15 साल के लिए, और इसके बाद 1555 ईस्वी में सूर्यवंश की समाप्ति के बाद फिर से एक बार हुमायूं ने दिल्ली पे मुगल वंश की पुनः स्थापना की। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में मुगल वंश के नए उत्तराधिकारी, नए शासक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।